हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। तो ह्यूमन हेल्थ हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में, और हमने लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ लिया था। और लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था, चलिए इसका हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्विक रिवीजन में हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा था उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट 2 है। इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट 1 में लेक्चर नंबर 4 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है बेटा, और इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी भेज चुका हूं, पार्ट 2 के भी। एक्चुअली मैंने लेक्चर वो रिकॉर्ड कर लिया था बेटा, लेकिन कुछ वॉइस इश्यूज के कारण मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। इस लेक्चर को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट 2 पढ़ने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको हम लोग एकदम तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पहला तो ये देखा था इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे फटाफट बताइए कि क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने बताया था कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, सिंस बर्थ, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, आफ्टर बर्थ। ठीक है, फिर सेकंड मैंने क्या बताया था, इट इज नॉन स्पेसिफिक, और एक्वायर्ड क्या होती है आपकी स्पेसिफिक। फिर मैंने क्या बताया था, लेस पोटेंट एंड मोर पोटेंट। और फोर्थ मैंने क्या बताया था कि एक में मेमोरी प्रेजेंट होगी और एक में मेमोरी एब्सेंट होगी। एब्सेंट होगी आपकी इन्नेट में और एक्वायर्ड में क्या होगा बेटा, मेमोरी प्रेजेंट होगी। कैसी मेमोरी होगी इसको जब हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखेंगे तब हम लोग वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो फटाफट हमें क्विक रिवीजन कर लिया। ठीक है बच्चों, अब जब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बता रहा था तो उसमें भी मैंने फर्दर 2 सब डिवीजन किए थे। दैट इज बताइए क्या था, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। और नेचुरल और आर्टिफिशियल को भी मैंने फर्दर डिवाइड किया था एक्टिव एंड पैसिव में। तो इन सारी चीजों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। जो और याद रखिएगा, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो लेक्चर होगा बेटा उसको भी मैं पार्ट ए और पार्ट बी में ही अपलोड करूंगा, ताकि आपको बहुत इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत मजेदार भी है, समझ में भी आती है बच्चों को, और उससे क्वेश्चंस भी आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हमने क्विक रिवीजन कर लिया। अब हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट 2 पढ़ते हैं। अब याद रखिएगा हमको क्या पढ़ना है बेटा, क्या पढ़ना है हमको। एक हमने पढ़ लिया था क्या, इनेट इम्यूनिटी 1 में क्या पढ़ा था हमने कि 2 तरह के बैरियर्स हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था एनाटॉमिकल बैरियर और एक हमने क्या पढ़ा था, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगर मैं एनाटॉमिकल बैरियर की बात कर रहा हूं तो आपको यह बात याद आ रही होगी कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से बोला था कि स्किन एंड म्यूकोसा किसके अंदर आएगा बेटा, एनाटॉमिकल बैरियर के अंदर आएगा, एंड दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, ठीक, चलिए। फिर मैंने क्या बताया था आपको, फिजियोलॉजिकल बैरियर। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में मैंने 3 चीजें बताई थी। एक मैंने बताया था सेक्रेशंस, एक मैंने बताया था आपको, बताइए क्या था, गैस्ट्रिक एसिड दैट इज HCl, एंड थर्ड वन इज फीवर। ये तीनों किसके अंदर आ रहे थे, आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आ रहे थे। ठीक बच्चों, अब आज हमको पढ़ना है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है सेलुलर बैरियर। अब मुझे यहां पर क्या लिखा है, फैगोसिटिक सेल्स लिखी हैं। क्या लिखी हैं बच्चे, फैगोसिटिक सेल्स। तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या होती हैं फैगोसिटिक सेल्स। क्योंकि अगर हम फैगोसिटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं तो हमने इसको ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं बेटा इसको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा ही। ठीक है, चलिए। अब हमें जैसे यहां पर क्या लिखा है, फैगोसिटिक सेल्स दैट प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस ये प्रोवाइड करेंगी। अब कौन कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं बेटा जो कि फैगोसिटिक एक्शन को रखती हैं। फैगोसाइटोसिस को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था जब मैंने क्या पढ़ाया था आपको, बताइए क्या पढ़ाया था। यहां बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लेमेशन में पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, चलिए। अब हम लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैंने 2 सेल्स के बारे में बात करनी है जिसको आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, मतलब कि 11th में पढ़ा होगा। चलिए, तो इसको हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ये मैं बना रहा हूं आपकी एक सेल है बेटा, जिसको मैंने क्या बोलने वाला हूं, न्यूट्रोफिल्स। नाम तो सुना होगा, नाम तो जरूर सुना होगा बेटा, न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, अब अगर हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करते हैं
तो मुझे बताइए कि न्यूट्रोफिल्स क्या फैगोसिटिक सेल्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं बेटा? फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो फैगोसिटिक जो सेल्स होती हैं, ठीक है बेटा, इनको हमने रेडीमेड फैगोसिटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? रेडीमेड। मतलब जब ये बोन मैरो से निकल के बाहर आएंगी तभी ये इनके अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि ये किसी जम को किल कर सकती हैं वाया फैगोसाइटोसिस। मुझे लगता है ये वाली पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, इसको हम लोग ने क्या बोला? इसको हम लोग ने क्या बोला? न्यूट्रोफिल। अभी समझ में आ जाएगी सारी चीजें। न्यूट्रोफिल। अब अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल इसको बोल क्यों रहे हैं? फिल मतलब होता है किसी भी चीज से लव करना, ठीक है, और न्यूट्रो होता है न्यूट्रल। मतलब अगर मैं इस सेल के ऊपर अगर एसिड डाई गिराऊंगा तो ये एसिड डाई से भी स्टेन हो जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर बेसिक डाई गिराऊंगा तो ये बेसिक डाई से भी स्टेन हो जाएगी। आ गई बात समझ में बच्चों? इसका मतलब इसमें आपके रेड ग्रैन्यूल्स भी मिलेंगे, ठीक है, और इसमें आपके बेटा ब्लू ग्रैन्यूल्स भी मिलेंगे जो कि मिथाइलिन ब्लू से स्टेन होंगे। और जो रेड वाले जो ग्रैन्यूल्स होंगे बेटा वो किससे स्टेन हो सकते हैं? एसिडिक डाई से, दैट इज इओसिन, दैट इज इओसिन। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक बेटा, तो हमने इसको क्यों बोला न्यूट्रोफिल, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। एक इसमें अच्छा साइटोप्लाज्म में अब न्यूट्रोफिल को मैं और अगर बोलूं कि ये क्या है बेटा? एक ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट। तो अब मुझे एक मैं आपका क्विक रिवीजन कराना चाह रहा हूं जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था। आइए तो हम लोग इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे बेटा। आइए देखते हैं। ठीक, अब क्विक रिवीजन में क्या है? हमने पढ़ा होगा बेटा लास्ट ईयर वाइट वाइट ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, WBCs। इसी को हम लोग बेटा एक नाम और देते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। तो इसको हम लोग ने क्या बोला बेटा? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो WBC को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये वाली पॉइंट समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहना बेटा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, लाइन ठीक है, सीधी है, चलिए काम चला लेंगे इससे। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग ने डिवाइड करना है दो पार्ट में। इसको हम लोग को WBC को डिवाइड करना है दो पार्ट में। बेटा ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा रहा हूं, इसको आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन मैं इसलिए रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आपके आने वाले इस चैप्टर में आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा बेटा। एक को मैं बोलूंगा ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और एक को मैं बोलूंगा बच्चा, क्या बोलूंगा? एक को मैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। बिल्कुल सही बात है, आपने सही बोला। एक को हम क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेनुलोसाइट, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे? ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब क्या है पहले समझिए। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कंटेन्स, कंटेन्स स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। इसका मतलब समझ में आया क्या बच्चों? कि इनके साइटोप्लाज्म में एक विशेष तरह के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब अगर हम लोग एक ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करेंगे तो इसको बताने में दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल सही बात है, मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होंगे। तो बिल्कुल सही बात है बच्चे, इसमें ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होंगे। इसमें ग्रेन्यूल्स क्या है बच्चे? आपका अब्सेंट है।
ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। अब ग्रेन्युलोसाइट्स को बच्चा हम लोग फर्दर डिवाइड करने वाले हैं। इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करने वाले हैं 3 सेल्स में। इसको फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा 3 सेल्स में। बताइए कौन कौन सी सेल्स हैं वो? कोई बता पाएगा क्या बच्चों? कोई बता पाएगा क्या? बताइए। हाँ ठीक है बेटा, एक होगी आपकी न्यूट्रोफिल्स, एक होगी आपकी एसिडोफिल्स और एक होगी आपकी बेसोफिल्स। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। अगर मैंने पहली सेल्स के बारे में बात करनी है तो पहला मैंने क्या बोला आपको? न्यूट्रोफिल। चलिए न्यूट्रोफिल भी समझ में आ गया। दूसरा हमको क्या बोलना है बेटा? एसिडोफिल। एक बात याद रखिएगा बेटा, एसिडोफिल को हम लोग एक नाम और देते हैं। एसिडोफिल को हम लोग एक नाम और देते हैं, दैट इज इयोसिनोफिल। ऐसा नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये इयोसिन डाई से स्टेन हो जाते हैं। इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं बेटा वो इयोसिन डाई से स्टेन हो जाएंगे, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इयोसिनोफिल। ठीक है, और थर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, थर्ड तो दैट इज बेसोफिल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि ये किससे स्टेन होंगे? आपके बेसिक डाई से स्टेन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरे सेल्स के बारे में बात करेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट्स की। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2 होती हैं बेटा। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए? मोनोसाइट। वेरी गुड। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसाइट। और एक को हम लोग क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट्स। एक को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लिम्फोसाइट्स। ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने यहां पर WBC के कुछ टाइप बता दिए आपको। एक को मैंने ग्रेनुलोसाइट बोला, एक को मैंने ए ग्रेनुलोसाइट बोला। ग्रेनुलोसाइट में आपकी न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल आ गई। ठीक है, अब एक चीज मैं यहां पर आपको और लिखने वाला हूं। ठीक है, न्यूट्रोफिल को हम लोग एक सेल का नाम और देते हैं बेटा, दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। पॉली मतलब ज्यादा, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, और जो मॉर्फो है मतलब मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब कि न्यूट्रोफिल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी शो करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपने को समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट अपने को समझ में आ गया। ठीक, अब इसी न्यूट्रोफिल को मैंने यहां पर बना रखा है। ठीक है, देख लीजिए, इसी न्यूट्रोफिल को मैंने क्या बना रखा है बेटा यहां पर। इसका मतलब क्या है? इट इज स्टेन बाय एसिड एंड बेसिक डाइज। ठीक है, मतलब ये दोनों ही डाई से क्या हो सकती है? स्टेन हो सकती है। ठीक है, इसी को मैंने अभी बताया बेटा आपको। न्यूट्रोफिल को और हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। ठीक, अब याद रखिए एक दो पॉइंट और, कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेडीमेड। फैगोसाइट्स। रेडीमेड फैगोसाइट्स। और ऐसा क्यों बोलते होंगे बच्चों? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये आपका बोन मैरो से निकलकर जब ब्लड में आती हैं तो इनमें ऑलरेडी फैगोसाइटोसिस करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, पहले से ही होती है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? रेडीमेड फैगोसाइट्स।
ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया कि ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं, ये दोनों डाई से स्टेन हो सकती हैं, और ये रेडीमेड आपकी क्या है बेटा, फेगोसाइट्स हैं। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे तब आप देखेंगे कि अगर कोई हमारी बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन होता है, अगर हमारी बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फेक्शन सडनली बढ़ता है बेटा, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स का काउंट सडनली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा रेडीमेड फेगोसाइट्स के बाद के बेटा, क्या वो ये कि ये जो सेल्स होती हैं ये लार्जेस्ट इन नंबर होती हैं, लार्जेस्ट इन नंबर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टीएलसी काउंट करूं, टीएलसी मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, और उसके बाद मैं उसमें काउंट करूं बेटा डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, मतलब जितने भी आपकी डब्ल्यूबीसीज हैं उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर मिलता है वो किसका मिलता है, आपका किसका मिलता है, न्यूट्रोफिल का। और ये आपके अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये 60 से 62% होता है, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा। 62% के आसपास क्या होती हैं बेटा, आपकी न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं। ठीक है, अब जब इतना पढ़ लिए तो एक पॉइंट हम लोग और नहीं पढ़ पाएंगे क्या बेटा, एक पॉइंट हम लोग और नहीं पढ़ पाएंगे क्या, बिल्कुल पढ़ लेंगे। और इसकी खास बात एक चीज और होती है बेटा, याद रखिएगा, क्या कुछ याद और आ रहा है, कुछ और याद आ रहा है क्या, हाँ, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। ये तो मैंने क्या बोला, लार्जेस्ट इन नंबर, ठीक है, और ये इसका साइज भी क्या होता है बेटा, सेकेंड लार्जेस्ट होता है, सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज, सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है न्यूट्रोफिल्स के बारे में मैंने ये पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, और ये ऑलरेडी क्या होती हैं, रेडीमेड फेगोसिटिक सेल्स होती हैं। इतना पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, तो हम आगे चलें क्या, बिल्कुल चल सकते हैं। चलिए, अब हमने वापस आते हैं इस पे। यहां मैंने क्या लिख रखा है बेटा, मोनोसाइट। यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, मोनोसाइट। मोनोसाइट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। अब इसको हम लोग यहां पर बनाते हैं अलग से, आइए देखते हैं हमने क्या बनाना है बेटा, यहां पर मोनोसाइट, मोनोसाइट। ठीक, चलिए, इससे थोड़ा बड़ा है कि नहीं बड़ा है, नहीं, थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे। अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगर बात करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा एक चीज की और, कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा, वो बीन शेप्ड होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है बच्चा, मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने, बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है बच्चों। ये सब मैं 11th का कुछ कुछ पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं, ये 12th में नहीं है, लेकिन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़े से अपने लेक्चर्स को और एलोबरेटिव बना देता हूं बेटा, ताकि आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैं पढ़ा है, ये मैंने क्या बोला कि ये किडनी शेप्ड इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब एक चीज और मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। मैंने भले बोला है कि ये ए ग्रेन्युलोसाइट, तो ये ग्रेन्यूल्स नहीं है बेटा, ये जो मैं लार्ज नंबर में बनाना चाह रहा हूं, दैट इज बताइए क्या होंगे आपके, ये बड़े बड़े क्या हैं बेटा आपके, बताइए क्या हो सकते हैं, लाइसोसोम्स। वेरी गुड, क्या हो सकते हैं, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। और मुझे बताइए लाइसोसोम्स में क्या भरे होते हैं बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो यहां पर हम क्या भर देते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि याद कीजिए, जब मैंने आपको इन्फ्लामेशन में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बेटा आपको, बताइए जल्दी जल्दी बताइए,
कि ये यही लाइसोसोम बैक्टीरिया से जुड़ के क्या बना रहे थे, फैगो लाइसोसोम्स, ठीक है, और फिर यही जो एंजाइम्स थे वो उसको किल करने में हेल्प कर रहे थे। ये क्या है, आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है बच्चों। चलिए, अब ये हैं कहां पर बेटा, ये हैं कहां पर, ये ब्लड में है बेटा, ये कहां पर है बच्चा, ब्लड में है। लेकिन याद रखना कि मोनोसाइट जब तक ब्लड में रहेगा तब तक वो फैगोसाइटोसिस शो नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फैगोसिटिक नहीं होती हैं बेटा, ठीक है। नो फैगोसाइटोसिस, नो फैगोसाइटोसिस इन ब्लड, ठीक है बच्चों। जब तक ये ब्लड में रहेंगी तब तक ये फैगोसाइटोसिस शो नहीं करेंगी। तो सर फिर क्या, कब शो करेंगी, बिल्कुल अब जब हम लोग ये निकल के कहां पर आएंगी बेटा, बताइए, बता रखा हूं बेटा, कहां पर आएंगी आपकी, ये अमीबॉइड सेल मैंने बना दिया, मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। इसका हो गया किडनी शेप न्यूक्लियस। आपको इसमें कुछ डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या बेटा, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा और क्या अपने साइज को क्या कर लिया इसने बेटा, और बड़ा कर लिया, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। और डिफरेंशिएट होकर ये जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जब मोनोसाइट डायापेडेसिस के थ्रू, अभी बताऊंगा इसको वापस से, जब मोनोसाइट कहां पर आती है बेटा, कहां पर आएगी, कहां पर आएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये इसके बहुत सारे क्या हैं आपके लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट डिफरेंशिएट इनटू, मोनोसाइट डिफरेंशिएट, यहां पर क्या हो रही है, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो रही है बेटा, ठीक है। और मोनोसाइट जब डिफरेंशिएट होकर एक नई सेल बनाती है, और इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बताइए अब, मैक्रोफेज, 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 ठीक है। तो डिफरेंशिएट कब होगी, जब ये ब्लड से निकल के कहां पर आएंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा कि ये कहां पर हैं, ब्लड में, और ये कहां पर है बेटा आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या स्पेस में, या इंटरस्टिशियम में भी आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू बाहर आई हैं, बताइए, किसके थ्रू बाहर आई हैं बेटा, कौन सा प्रोसेस था, डायापेडेसिस, वेरी गुड, डायापेडेसिस। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है, कि मोनोसाइट क्या होती है, एग्रेनुलोसाइट होती है, ये ब्लड में जब तक रहेगी तब तक ये फैगोसाइटोसिस शो नहीं करेगी, जब तक ये ब्लड में रहेगी बेटा तब तक ये फैगोसाइटोसिस शो नहीं करेगी। लेकिन ये जब ब्लड से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि इंटरस्टिशियम में आ जाएगी, तब इट विल डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस, नाउ इट बिकम्स फैगोसिटिक सेल्स। इसका मतलब क्या है कि अब ये क्या बन जाएगी, फैगोसिटिक सेल बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या, फैगोसाइटोसिस कर सकती है। मुझे लगता है ये वाला पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब मैं यहां पर थोड़ा सा लिम्फोसाइट को भी एक एक क्विक रिव्यू बता देता हूं, छोटू सा, ज्यादा तो बेटा मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, इतना तो मेरे बच्चे जानते ही हैं कि मैं ज्यादा तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है बच्चों। ये लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट अगर आपको याद आ रहा होगा तो लिम्फोसाइट बेटा, इसका लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है कुछ इस तरीके से, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है।
लिम्फोसाइट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी इसका भी काम आएगा कुछ देर में। ठीक है, लिम्फोसाइट। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने क्या बना दी, लिम्फोसाइट। और ये दो तरह की होती है, बताइए। दो तरह की होती है, मैंने पहले ही बता रखा है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। और एक को हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा जो कि मैंने पहले भी बता रखा है, बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स में क्या हो सकती हैं बेटा, डिफरेंशिएट हो सकती हैं। और प्लाज्मा सेल्स ही आपकी बनाती हैं गामा इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, गामा इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। और गामा इम्यूनोग्लोब्युलिन्स को ही आप क्या बोलते हो, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि आपको बताना जरूरी था बेटा, इसलिए मैंने आपको वापस से एक क्विक रिव्यू दे दिया 11th का। ठीक है, चलिए अब ये पढ़ने के बाद, ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, तो भी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक, अब देखिए कैसे इन दोनों का फैगोसिटिक एक्शन कैसे होता होगा। ये मैंने क्या बना दी बेटा, एक ब्लड वेसल बना दी। ये मैंने क्या बना दिया बेटा, एक ब्लड वेसल बना दिया। ठीक है, अब ब्लड वेसल में एक्चुअली मैं बना रहा हूं बेटा कैपिलरीज। क्या बना रहा हूं, कैपिलरीज। तो ये जो मैं लेयर बना रहा हूं दैट इज बताइए बेटा एंडोथीलियम। ये क्या, कौन सी लेयर होगी बेटा आपकी, ये एंडोथीलियम। वेरी गुड, चलिए, और ये इसके क्या हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैपिलरीज आर पोरस। कैपिलरीज जो होती हैं बेटा वो क्या होती हैं आपकी, पोरस होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य वचन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पर पोर्स बना देता हूं बेटा। यहां पर ये क्या होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स होते हैं। ठीक है, तभी तो इसका जो कुछ कुछ प्लाज्मा जो होता है बेटा वो ऊज आउट होकर कहां आता रहता है आपके, कहां आता है बेटा आपका, इंटरस्टिशियम में, यानी कि इंटर सेलुलर फ्लूइड जो बनता है। ठीक है, चलिए, अब हमने यहां पर दो छोटी छोटी सेल ले लेनी है। बताइए कौन कौन सी सेल होंगी, एक तो आपकी न्यूट्रोफिल और एक आपका क्या बेटा, मैक्रोफेज, सॉरी मोनोसाइट। ठीक है, चलिए, अब इनका जो न्यूक्लियस होगा कैसा होगा, मल्टीलोब। और इसका जो न्यूक्लियस होगा बेटा वो कैसा होगा आपका, किडनी शेप्ड, किडनी शेप्ड। ठीक, चलिए, ठीक, अब ये पोर से निकल के बाहर आएंगे क्या बेटा, बिल्कुल आएंगी बाहर, जो कि मैंने बताया था। ये पोर से निकल के कहां बेटा, बाहर आ सकती हैं। और जब ये बाहर आएंगी तो ये न्यूट्रोफिल हो गई, और ये क्या हो गई बेटा आपकी, मैक्रोफेज हो गई। मैक्रोफेज, अरे डिफरेंशिएट हो गई ना बेटा, तो मैं डायरेक्टली इसको मैक्रोफेज बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो ये मल्टीलोब्ड क्या, ठीक, और ये इसका, चलिए मैं इसको दोबारा बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। ये मोनोसाइट थी बेटा, ये बाहर आ गई। अब इट विल डिफरेंशिएट इनटू इसमें, मैक्रोफेजेस में, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये डिफरेंशिएट हो गई बेटा इसमें, मैक्रोफेजेस में। ठीक, अब ये क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस कर पाएगी। क्योंकि क्योंकि अगर आपको याद आ रहा होगा तो जब मैंने आपको इन्फ्लामेशन पढ़ाया था तो मैंने कुछ इसी तरीके की कंडीशंस वहां पर बताई थी। इसी तरीके की कंडीशन बेटा मैंने आपको वहां पर भी बताई थी।
ठीक है, चलिए, तो ये जो मोनोसाइट डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस, मैं इतनी बार बोल चुका हूं बेटा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे बेटा, आपके लाइसोसोम्स, लाइसोसोम, और यही लाइसोसोम किसका काम करने वाले हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे, इसीलिए। ठीक है, ये क्या होगी आपकी मोनोसाइट, और ये क्या हो गई आपकी मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब अगर मैं स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस आपसे पूछूं कि इसका किस तरीके से इसका स्टेप होता होगा, बताइए। तो मैं यहां पर अगर स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस पूछूं, स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस, तो बताइए पहला क्या होगा। ये रोलिंग कर रही थी बेटा, तो क्या था, मार्जिनेशन, याद आ रहा है क्या। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था वहां पर, मार्जिनेशन, मार्जिनेशन। मार्जिनेशन के बाद मैंने क्या बताया था, सेकंड स्टेप, दैट इज, बताइए, हाँ बिल्कुल, डायापेडेसिस, डायापेडेसिस, बिल्कुल सही बात है। डायापेडेसिस के बाद जो थर्ड स्टेप था बेटा, क्या, ये जो डिफरेंशिएट हो गई, जब ये मैक्रोफेज बन गई, तो अब ये किसकी तरफ मूव करेंगी, किसकी तरफ मूव करेंगी, बैक्टीरिया की तरफ मूव करेंगी, मतलब कि कीमोटैक्सिस, बिल्कुल सही बात, कीमोटैक्सिस। और कीमोटैक्सिस में ये जो मूवमेंट शो कर रही थी, वो कौन सा मूवमेंट था बेटा, आपका अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट। और अमीबॉइड मूवमेंट करते करते ये बैक्टीरिया के पास पहुंच जाएंगी, और वहां पर क्या क्या शो करेंगी बेटा, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस शो करेंगी। आ गई बच्चों बात समझ में, आ गई बच्चों बात समझ में। तो किस तरीके से फैगोसाइटोसिस हुआ होगा, ठीक है। और इस स्टेप को मैंने क्या बोला था, इस स्टेप को जो निकल के बाहर आ रहे थे बेटा, इस स्टेप को मैंने बोला था डायापेडेसिस। कितनी बार मैंने आपको डायापेडेसिस बता दिया है। अब कभी अगर आपसे क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। डायलिसिस अलग है, डायलिसिस भी पढ़ेंगे हम लोग, कहां पर पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन डायापेडिसिस, और कई लोग किससे, डायूरेसिस भी होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो आपको ये वर्ड्स आपके दिमाग में छपे होने चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या बता रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई, ये आपका मोनोसाइट है, और ये क्या है आपका न्यूट्रोफिल। मैं लिख भी देता हूं, ये आपका न्यूट्रोफिल है, और ये आपका क्या है, मोनोसाइट। बार बार मैंने लिख दिया है, मुझे लगता है अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहां पर होता है आपका सेलुलर बैरियर खत्म, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर मुझे एक सेल्स के बारे में और बात करनी है, दैट इज बताइए, नेचुरल किलर सेल्स। आइए देखते हैं उसको भी बेटा। नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है बच्चों, तो अपने को ये वाला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। इसको हम लोग शॉर्ट में, इसको हम लोग शॉर्ट में एनके सेल्स के भी नाम से जानते हैं, एनके सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब सुनना बेटा बात, कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा आप। चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल किलर सेल्स की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं कि दे आर दे आर लार्ज लार्ज ग्रैन्युलर लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स। हाँ बेटा, ये लार्ज ग्रैन्युलर
लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, तो सर आपने लिम्फोसाइट्स में तो इनका नाम नहीं बताया था अभी। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग ने इसको एक देखिए, जब कभी अगर जब मैं आपको बॉडी फ्लूइड्स पढ़ाऊंगा बेटा, आप जरूर 11th का वो लेक्चर देखिएगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो हमारे बोन मैरो के अंदर जो टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, जो कि प्लूरीपोटेंट सेल्स होती हैं, बताऊंगा टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट। ठीक है, तो प्लूरीपोटेंट सेल्स दो लीनिएज में डिवाइड होती है, एक माइलॉइड प्रोजेनाइटर और एक लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। तो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर आगे जाकर दो सेल्स में कन्वर्ट होता है, एक नेचुरल किलर सेल्स और एक कन्वर्ट होता है आपका लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, तो उसको मैं अभी इस चीज को स्किप कर रहा हूं, बस आप याद रखिएगा कि नेचुरल किलर सेल्स क्या है बेटा, आपकी लिम्फोसाइट्स के ही टाइप हैं। ठीक है, तो और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और बेटा मैं यहां पर और बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूंगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दे आर एनालॉगस टू, they are analogous to T cells। ये किसके एनालॉगस है बेटा, टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स क्या होती हैं, हाँ टी सेल्स होती हैं क्या, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो एनालॉगस टू टी, तो वो भी लिम्फोसाइट्स हुई, लेकिन टी सेल्स में भी कौन, बहुत सारी सेल्स होती हैं बेटा, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल्स, टी किलर सेल्स। ठीक है, तो याद रखिए कि टी सेल्स में भी एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टी किलर सेल्स, टी किलर सेल्स। तो ये जो एनालॉगस होती है वो किसके एनालॉगस होती है बेटा, टी किलर सेल्स के एनालॉगस होती है। अब एनालॉगस का मतलब क्या हुआ, आपने अगर कभी गलती से पढ़ा होगा क्या, इवोल्यूशन, बिल्कुल। ठीक है, तो इवोल्यूशन में आपने, क्योंकि हम लोग 9th और 10th में यही तो पढ़ते हैं बेटा, तो और क्या पढ़ते हैं। ठीक है, 9th 10th में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन, और एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। जिनका ओरिजिन सेम हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन, और जिनका बताइए फंक्शन सेम हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एनालॉगस ऑर्गन। तो यहां में मैंने क्या बोला, एनालॉगस, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग एनालॉगस टू टी सेल्स। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी अगर हमको समझ में आ गया, तो अब ये एक्शन कैसे करती होंगी, आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं बेटा। चलिए, ये है आपकी लिम्फोसाइट्स। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर मैंने बना दिया इसका न्यूक्लियस। समझ में आया बेटा, ये लिम्फोसाइट मैंने अभी तो बता बनाया था कि इसका सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हाँ ये लिम्फोसाइट्स की तरह ही तो होती होंगी ना बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने क्या बना दिया, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे बनाने में, आप एडजस्ट कर लीजिएगा बेटा, ये बन गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं बेटा, मैंने ग्रेन्यूल्स बोले हैं तो मैं यहाँ पर थोड़े से ग्रेन्यूल्स बना देता हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आए कि यहाँ पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं। चिकन पॉक्स नहीं हुआ है बेटा इसको, चिकन पॉक्स नहीं हुआ है इसको। ठीक है, तो ये क्या बन गई आपकी, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट। अब ये काम कैसे करती होगी, ठीक है, एक सेल हमको और लेनी पड़ेगी, आइए ले लेते हैं उसको भी। ये एक सेल है बेटा,
ठीक है, इसका भी न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियस सी बात है, कभी न्यूक्लियस हमने बना दिया। ठीक है, चलिए, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, मैं यहां पर डीएनए ले ले रहा हूं। ठीक, चलिए, अब क्या कैसे काम करेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली जो सेल है, ये वाली जो एक्चुअली जो बेटा मैं सेल ले रहा हूं, इस सेल को मैं बोलूंगा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, या कैंसरस सेल्स। इसको मैंने क्या ले लिया बेटा, ये वाली जो सेल है इसको मैंने वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसरस सेल्स ले लिया। ठीक है, अब ये जो सेल है ये हमारी किसी काम की नहीं रही बेटा, ये हमारी किसी काम की नहीं रही, और अगर ये बहुत देर तक अगर जिंदा रही तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर कैंसर सेल्स है तो आप समझ ही रहे होंगे बेटा कि ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल को मारना पड़ेगा, इस सेल को मारना पड़ेगा। अब इस हमें अपनी ही सेल को क्या करना पड़ेगा बेटा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस वायरस इन्फेक्टेड सेल या कैंसर सेल्स को ये जो नेचुरल किलर सेल्स है ये डिस्ट्रॉय करती होंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल इजी है, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा डीप में जा रहा हूं, लेकिन बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये क्या है, आपकी नेचुरल किलर सेल्स हैं। ठीक है, इट हैज perforins and granzymes। ठीक बच्चों, अब ये परफोरिन्स और ग्रैंजाइम्स क्या होते होंगे ये आपको बात समझ में आएगा। सबसे पहले इस सेल को मारने के लिए, सबसे पहले बेटा इस सेल को मारने के लिए ये सेल क्या करेगी, इस सेल्स में क्या कर देगी, पोर्स बना देगी। इस सेल्स में क्या बना देगी बेटा, पोर्स बना देगी। तो ये देखो यहां पर हमने क्या बना दिए, इस सेल्स में पोर्स बना दिए। ठीक है, अब इस पोर से होते हुए ये जो ग्रैंजाइम्स हैं, ठीक है, तो ये पोर्स कैसे बन गए बेटा, ये पोर्स किसने बनाए, परफोरिन्स ने बनाए। ये पोर्स किसने बनाए, आपके किसने बनाए, परफोरिन्स ने बनाए। ठीक है, अब ये पोर्स बन गए, तो अब ये ग्रैंजाइम्स इसी परफोरिन की हेल्प से, अब ये जो ग्रैंजाइम्स हैं बेटा, इसी परफोरिन की जो ये पोर्स बने थे ये कहां पर एंटर कर जाएंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसर सेल्स में, और यहां पर आकर ये जीन को स्टिमुलेट करेंगे। ये जो ग्रैंजाइम्स है, बिल्कुल हाँ, ये यहां पर आकर बेटा किसी जीन को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, अब जब जीन स्टिमुलेट होगा तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन जाएगा आपका एमआरएनए, एमआरएनए, और एमआरएनए से फिर क्या बन जाता है बेटा आपका प्रोटीन, प्रोटीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, प्रोटीन। और मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, ऑलमोस्ट या मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन एक्चुअली, ये बेटा जो प्रोटीन बना है ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ये एक बेटा क्या है, एंजाइम, जिसका नाम है कैस्पेजेस, जिसका नाम है कैस्पेजेस। और ये एंजाइम जो कैस्पेजेस है, इसका एक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि ये प्रोटीन को तोड़ सकता है, प्रोटीन को तोड़ सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब देखो क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, ठीक है, यहां पर जो जीन्स जो स्टिमुलेट हो रही है बेटा, यहां पर जो जीन स्टिमुलेट हो रही है, इस जीन को हम लोग एक नाम देते हैं प्रो एपोप्टोटिक जीन, प्रो एपोप्टोटिक जीन। अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, प्रो एपोप्टोटिक जीन। ठीक है, इसने क्या किया, स्टिमुलेट हुआ, ग्रैंजाइम्स ने इस जीन को स्टिमुलेट किया, एमआरएनए बना, प्रोटीन बना,
और ये प्रोटीन एक्चुअली क्या है, एंजाइम्स। ये एंजाइम्स मोनली कौन सा है बेटा, कैस्पेजेस। इसका जो एक्शन होता होगा कैसा होता होगा बेटा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, मतलब ये प्रोटीन को तोड़ता होगा। तो ये साइटोप्लाज्म में मौजूद जितने भी प्रोटीन होंगे, बिल्कुल सही बात, साइटोप्लाज्मिक जो प्रोटीन होता है बेटा उसका डिस्ट्रक्शन कर देंगे। साइटोप्लाज्मिक जो प्रोटीन होगा उसका डिस्ट्रक्शन कर देंगे। और मुझे बताइए एक बात कि अगर इस साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये सेल मर जाएगी। बिल्कुल सही बात। अरे सब साइटोप्लाज्म ही नहीं रहा तो सेल कैसे रहेगी बेटा, सिंपल सी बात है। आ गई बात समझ में। तो मैंने एक प्रोग्रामिंग की और प्रोग्रामिंग करने के बाद मैंने इस सेल को मार दिया और इसीलिए इस डिस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म देते हैं बेटा, दैट इज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नेचुरल किलर सेल्स किस तरीके से एक्ट करती होंगी बेटा। ये जो मैंने बना रखा है ये क्या है, आपकी एनके सेल। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, परफोरिन्स या ग्रेन्जाइम्स। क्या होते हैं बेटा इनके पास, परफोरिन्स या ग्रेन्जाइम्स होते हैं। सुनते रहना बात ध्यान से। ठीक है, अब ये परफोरिन्स क्या करेंगे, सेल्स में पोर्स कर देंगे। कौन सी सेल से पोर करेंगे, ये बात याद होनी चाहिए, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसरस सेल्स। अब ये ग्रेन्जाइम जो होंगे जाएंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसर सेल्स में, और बेटा यहां पर एक जीन को स्टिमुलेट करेंगे। इस जीन का नाम है प्रो एपोप्टोटिक जीन्स, जिससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन एक्चुअली क्या है, एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, कैस्पेजेस। ये इसके साइटोप्लाज्म को खत्म कर देगा, जिसके कारण हो जाएगा एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्रामिंग के तहत मैंने क्या किया, इस सेल को, सॉरी क्या किया बेटा, इसको मार दिया। ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल्स किस तरीके से सेट करता होगा समझ में आ गई। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा एक लाइन लिखा हुआ है। ये पूरा प्रोसेस नहीं समझा रखा है जो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि इट किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसरस सेल्स वाया परफोरिन्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इट किल्स, कौन किल्स, नेचुरल किलर सेल्स। कौन सी सेल को, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसर सेल्स। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल किलर सेल्स किस तरीके से एक्ट करती होगी। तो जो आपकी सेलुलर बैरियर था अब जाकर खत्म होता है। तो सेलुलर बैरियर में हमने 3 सेल्स के बारे में बात की। सेलुलर बैरियर में बेटा हमने 3 सेल्स के बारे में बात की है। ठीक है, मुझे बताइए, एक तो हमने बात की न्यूट्रोफिल की, एक हमने बात की मैक्रोफेज की, और जो थर्ड सेल के बारे में हमने बात की, हाँ बताइए, एनके सेल्स के बारे में। तो इन तीनों सेल्स का नाम आप याद रखेंगे जब भी आपसे कोई पूछे कि सेलुलर बैरियर में कौन कौन सी सेल्स आती हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है मैंने हर एक प्रोस्पेक्ट को आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई डाउट है बेटा, एक बार आप स्क्रीन को एक बार देखिए तब तक। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बता रहा था आपको। ठीक है, तो यहां पर होता है आपका सेलुलर बैरियर पूरी तरीके से खत्म। ये आपका थर्ड बैरियर जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारे प्रोस्पेक्ट्स को बेटा कवर किया है। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक, यहां पर एक चीज मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा है बेटा,
देखिए साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, साइटोकाइंस आर प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स। ठीक है, अब इम्यून सेल्स में आपके बेटा क्या आती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, लिम्फोसाइट्स, तो मैंने यहां पर अगर बात करनी है इम्यून सेल्स के बारे में बात करनी है तो यहां पर लिम्फोसाइट्स आएंगी, बिल्कुल सही बात है। लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस और बताइए और क्या हो सकता है, एंड हाँ मास्ट सेल्स भी आ सकता है बेटा, इसमें मास्ट सेल भी आ जाएगा, मास्ट सेल्स भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग साइटोकाइन बैरियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग लिम्फोसाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग लिम्फोसाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा लिम्फोसाइट्स जो साइटोकाइन, साइटो मतलब इधर, हम लोग आओ इधर देख लेते हैं, साइटो मतलब सेल्स और काइन मतलब केमिकल, काइन मतलब केमिकल। अब अगर हम लोग लिम्फोसाइट्स को देख रहे हैं बेटा, अगर हम लोग किसको देख रहे हैं बच्चा, लिम्फोसाइट्स को देख रहे हैं, तो लिम्फोसाइट्स जो साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फोकाइंस, लिम्फोकाइंस। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैंने क्या बोला कि जो आपका लिम्फोसाइट्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फोकाइंस। ये भी क्या है, एक साइटोकाइन ही है। ठीक, अब मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा आपको, आइए देखते हैं क्या है वो चीज। ये यहां पर मैं दो लिम्फोसाइट्स बना रहा हूं, क्या बेटा, दो लिम्फोसाइट्स बना रहा हूं। अब देखिए अगर हम लोग को आपस में बात करना है, अगर हम लोगों को बेटा अगर आपस में बात करना है, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या हम लोग तो आपस में बात कर लें क्योंकि हमारे पास माउथ है बेटा, लेकिन मुझे बताइए अगर किसी सेल्स को एक दूसरे से अगर बात करना है, मान ली दो लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट 1 हो गई, ये लिम्फोसाइट्स 1 हो गई, लिम्फोसाइट 1, और ये है बेटा आपका लिम्फोसाइट 2, लिम्फोसाइट 2। अब इन दोनों लिम्फोसाइट को अगर आपस में बात करनी है तो कैसे बात करेंगी, माउथ तो है नहीं इनके पास, तो बेटा ये जिस केमिकल के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करती हैं, इन दोनों जो लिम्फोसाइट आपस में जब कम्युनिकेट करती हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन्स। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया कि इंटरल्यूकिन्स भी क्या है बेटा आपका, साइटोकाइन ही है, बिल्कुल सत्य वचन। ठीक है, तो चाहे मैं लिम्फोकाइंस की बात करूं चाहे इंटरल्यूकिन्स की बात करूं, ये सब चीजें क्या है बेटा आपकी, सेम है। ठीक है, अब एक चीज और है, दैट इज इंटरफेरॉन। क्या बेटा, इंटरफेरॉन। अब सुनो, इंटरफेरॉन की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, अगर किसकी बात कर रहे हैं, इंटरफेरॉन की, देखो नाम में ही है कि ये किसी भी चीज को क्या करता होगा, किसी चीज को क्या करता होगा बेटा, इंटरफेयर करता होगा। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कवरी देख लेते हैं बेटा। तो इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं, इसकी डिस्कवरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी की थी बेटा आइजैक एंड लिंडमैन ने की थी बेटा, आइजैक एंड लिंडमैन ने की थी। ठीक है, ये पहला पॉइंट अपने को याद होना चाहिए। ठीक, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ
विच इज मेड अप ऑफ 270 अमीनो एसिड। मैंने क्या बोला? मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है बच्चों, और ग्लाइकोप्रोटीन की हम बात तो कर रहे हैं, इसका अगर मैं अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड के मिलकर बना होगा बेटा? तो ये 270 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अगर बच्चा हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकता है वो? एक होता है इंटरफेरॉन अल्फा। ठीक है, अभी बताऊंगा। एक क्या होता है बेटा आपका इंटरफेरॉन, INF, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अल्फा। अब ये इंटरफेरॉन अल्फा की अगर हम बात करते हैं, तो इंटरफेरॉन अल्फा यूज टू ट्रीट कैपोसी सार्कोमा इन द एड्स पेशेंट। एक सार्कोमा बेटा आप समझेंगे जब कैंसरस एक कंडीशन है, ठीक है, और इस कैंसर कंडीशन ये होती कब है, किसमें होती है? ये एक्चुअली एड्स के पेशेंट्स में होती है, कैपोसी सार्कोमा। जब मैं आपको एड्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर ये चीज बताऊंगा भी। ठीक है, तो इंटरफेरॉन अल्फा की अगर हम बात कर रहे हैं, यूज टू ट्रीट कैपोसी सार्कोमा। ठीक है बेटा, और ये होता किस में है कैपोसी सार्कोमा? इन द एड्स पेशेंट, इन एड्स पेशेंट। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इंटरफेरॉन काम कैसे करता होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है बेटा? साइटोकाइन बैरियर। तो ये किसी ना किसी चीज को डिस्ट्रॉय करता होगा बेटा। तो इट एक्ट्स अगेंस्ट, बताइए, इट एक्ट्स ऑन नॉन इन्फेक्टेड वायरल सेल। नॉन इन्फेक्टेड मतलब कि जो सेल अभी इन्फेक्टेड नहीं हुई है वायरस से। अभी समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये एक बेटा क्या है? वायरस है। ये क्या है बेटा? एक आपका वायरस है। ठीक बच्चों, अब इस वायरस ने क्या किया? इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया। इस वायरस ने क्या किया? इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो यहां पर आ गया। आ गई बात समझ में? ठीक, अब क्या करेगा? अब इस सेल को मैं क्या बोलूंगा? वायरस इन्फेक्टेड सेल। इस सेल को अब मैं क्या बोल सकता हूं? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। सुनते रहना, बिल्कुल इजी है बेटा ये भी। ये क्या है आपकी? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक, अब ये काम कैसे करेगा? जैसे ही ये सेल वायरस से ग्रसित हो जाएगी, वायरस इसके अंदर एंटर कर जाएगा, ये अपने ही अंदर एक जीन को स्टिमुलेट करके बेटा एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेरॉन। आ गई बात समझ में? तो इंटरफेरॉन इज सेक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। इंटरफेरॉन इज सेक्रेटेड बाय या रिलीज्ड बाय या फाउंड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये इंटरफेरॉन 3 तरह के होते हैं बेटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। जनरली अगर हम लोग अल्फा बीटा की बात करते हैं, तो ये बॉडी की सभी सेल्स बना सकती हैं। ये बॉडी की जनरलाइज्ड टिश्यू बना सकता है, जनरलाइज्ड टिश्यू।
लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं गामा की, तो गामा बनता है सिर्फ और सिर्फ इम्यून सेल्स के द्वारा, इम्यून सेल्स के द्वारा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने शोभा बढ़ाने के लिए लिख दिया है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है इंटरफेरॉन। आ गई बात समझ में? ठीक है, याद करो, मैंने अभी कुछ देर पहले इंटरफेरॉन अल्फा की बात की थी। हाँ, यही इंटरफेरॉन अल्फा किसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, किसमें यूज कर रहे हैं, कैपोसी सार्कोमा को ट्रीट करने में। ठीक है, अब ये इंटरफेरॉन करेगा क्या, कैसे प्रिवेंट करेगा फर्दर वायरल इंफेक्शन को, ये आएगा यहां पर, इंटरफेरॉन आएगा एडजेसेंट सेल्स में, और ये सेल अभी तक वायरस इंफेक्टेड सेल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड सेल है, अफेक्टेड सेल। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब ये इंटरफेरॉन अल्फा, मतलब अल्फा ना बोल के सिर्फ मैं इंटरफेरॉन बोल रहा हूं बेटा, ये इंटरफेरॉन यहां पर भी एक जीन को स्टिमुलेट करेगा, यहां पर एक जीन को स्टिमुलेट करेगा, और ये जीन स्टिमुलेट होकर एमआरएनए बनाएगी, और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन। ठीक है, अब यहां पर दो तरह का प्रोटीन बनेगा, दो तरह का प्रोटीन बनेगा। एक तो बनेगा आपका एंजाइम, एंजाइम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन काइनेज आर, प्रोटीन काइनेज आर नहीं याद रखना है, प्रोटीन काइनेज आर नहीं याद रखना है, सिर्फ एंजाइम याद रखना है। और दूसरा अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, इनहिबिटिंग प्रोटीन। आ गई बात समझ में बेटा? तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, एक बात सुनना, बात ध्यान से, इन्होंने प्रोटीन बनाया, एक ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में टीआईपी भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक मैंने क्या बोला, एंजाइम। ठीक है, अब मान लीजिए, मान लीजिए ये जो वायरस था ये वापस से यहां पर इन्फेक्ट करने की कोशिश करे, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहां पर आ जाए, तो जैसे ही ये इसमें एंटर करेगा, ये करेंगे क्या, किस तरीके से ये ऐड करेगा, सुनना बात ध्यान से। ये जो एंजाइम है ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसका मतलब इसको तोड़ देगा। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये एंजाइम्स को तोड़ नहीं पाया, तो ये क्या काम करेगा कि ये किसको ये रोक देगा, ट्रांसलेशन ही नहीं होने देगा। तो अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा बेटा, तो क्या वायरस जो है, जो इन्फेक्ट कर रहा है इस सेल को, क्या अपने लिए वो प्रोटीन बना पाएगा, और अगर वो अपने लिए प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो फिर वो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। आ गई बात समझ में? तो किस तरीके से, किस तरीके से इस अनअफेक्टेड सेल को इस वायरस इन्फेक्टेड सेल ने बचाया। ठीक है, मतलब ये मरते मरते अपने बगल वाले साथी की जान बचा गया। कैसे बचाया, ये आपको बात समझ में आ गई, और अगर आ गई तो हमें एक लाइन याद रखनी है बस, कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंटरफेरॉन का, इंटरफेरॉन का। मतलब ये कुछ इंटरफेयर कर रहे थे, किस चीज को इंटरफेयर कर रहे थे बेटा, ट्रांसलेशन को इंटरफेयर कर रहे थे, ट्रांसलेशन को इंटरफेयर कर रहे थे। अब देखो, एक लाइन अपने को बस याद रखनी है, एंटीवायरल प्रोटीन, ये क्या है, एक एंटीवायरल प्रोटीन है, एंटीवायरल प्रोटीन है। ठीक है, सेक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल या वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड स्टिमुलेट्स एडजेसेंट सेल्स, और अपनी बगल वाली सेल को स्टिमुलेट किया टू प्रोड्यूस, बताइए, टू प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। आ गई बात समझ में? इसका मतलब इन प्रोटीन्स का यूज में फर्दर वायरल इंफेक्शन को
इन प्रोटीन का यूज मैं फर्दर वायरल इंफेक्शन को रोकने के लिए भी कर सकता हूं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोलें कि पहला, हर्पीज को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग इंटरफेरॉन का यूज करते हैं। हर्पीज पढ़ा होगा बेटा आपने, जब आपने क्या पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ी होगी, ठीक है। हर्पीज के अलावा हम लोग जेनाइटल वॉर्ड्स भी इससे ट्रीट कर सकते हैं, जेनाइटल वॉर्ड्स, ठीक है। इससे हम लोग एक डिसीज और कर सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी यूज कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपको यहां पर रेकमेंड नहीं करूंगा, मिटा देता हूं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक हर्पीस और एक जेनाइटल वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहां पर होता है आपका बेटा साइटोकाइन बैरियर खत्म। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है, मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक बच्चों, ठीक है। तो हमने आज दो बैरियर पढ़े, एक हमने क्या पढ़ा सेलुलर बैरियर और दूसरा हमने क्या पढ़ा साइटोकाइन बैरियर। एक्चुअली हमने 11th की भी बहुत सारी चीजें बेटा रिवाइज की। मैं आपको जाते जाते एक चीज और पढ़ा देता हूं कि ये जो मैक्रोफेजेस हैं बेटा, ये जो मैक्रोफेजेस हैं, ये बहुत सारी सेल्स अलग अलग जगह अलग अलग होती हैं। तो डिफरेंट टाइप की मैक्रोफेजेस मैं यहां पर लिख देता हूं, डिफरेंट टाइप मैक्रोफेजेस, अलग अलग जगह पर अलग अलग मैक्रोफेज होती है। आपको याद होना चाहिए बेटा ये चीजें, इसलिए मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पढ़ा दे रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं टिश्यू में अगर कोई मैक्रोफेज है, जैसे कि आपने लास्ट ईयर बेटा एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, उसमें मैक्रोफेजेस पढ़े होंगे, तो वहां पर मैक्रोफेजेस को मैं नाम दूंगा और जिनका नाम होता है बेटा हिस्टियोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स। अगर टिश्यू में जो मैक्रोफेजेस मिले उनको हम लोग क्या बोलते हैं हिस्टियोसाइट, इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है बच्चों। चलिए, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं लीवर में, कहां बात कर रहे हैं बेटा लीवर में, तो लीवर वाली मैक्रोफेजेस को अगर हम लोग बात कर रहे हैं लीवर में, तो लीवर वाली मैक्रोफेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं कुफ्फर सेल्स, क्या बोलते हैं कुफ्फर सेल्स, कुफ्फर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्प्लीन की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा स्प्लीन की, तो स्प्लीन की मैक्रोफेजेस को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर सेल्स, क्या बोलते हैं बेटा रेटिकुलर सेल्स, रेटिकुलर सेल्स। अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं किसकी लंग की, किसकी बात करते हैं बेटा लंग की, तो लंग में भी मैक्रोफेजेस होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा डस्ट सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं डस्ट सेल्स, या इसी को हम लोग एल्वियोलर मैक्रोफेजेस के नाम से भी जानते हैं, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, ठीक बच्चों। और अगर हम लोग बात करते हैं ब्रेन की, किसकी बात करते हैं बेटा ब्रेन की, तो ब्रेन में भी सेल्स होती हैं और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं माइक्रोग्लिया, ग्लियल सेल्स होती हैं बेटा, पढ़ा होगा आपने माइक्रोग्लिया। तो ये जो चीजें थी ये मैंने इसलिए आपको बताना जरूरी समझा क्योंकि ये बेटा काम आएंगे आपके, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम लोग ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को भी रिवाइज कर लिया। मुझे लगता है मैंने सारे प्रोस्पेक्ट्स, कोई भी प्रोस्पेक्ट ऐसा नहीं छोड़ा जिससे आपको ये चीजें दिक्कत हुई होगी कि किस तरीके से साइटोकाइन ऐड कर रहा होगा, किस तरीके से सेलुलर बैरियर हमारा ऐड कर रहा होगा। एक अगेन टाइम पर मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है ये आपका साइटोकाइन बैरियर को समझने में, तो मैं वापस से एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, फिर मैं इस क्लास को एंड कर दूंगा। ठीक बच्चों, मैंने क्या बोला, ये एक वायरस है, वायरस ने
एक सेल को इफेक्ट किया, और इन्फेक्ट किया मतलब, और फिर ये क्या बन गई, एक वायरस इन्फेक्टेड सेल्स बन गई। अब जो ये वायरस इन्फेक्टेड जो सेल बनी है, ये मरते मरते अपने बगल वाली सेल को बचाने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी? ये अपने अंदर एक इंटरफेरॉन बनाएगी, और जो कि बगल वाली सेल्स के ऊपर ऐड करेगा, जो कि बगल वाली सेल्स के ऊपर क्या करेगा बेटा, एक्ट करेगा। बगल वाली सेल्स के ऊपर क्या करेगा, ऐड करेगा, और फिर ये इसके जीन को स्टिमुलेट करेगा, एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनवाएगा। ये प्रोटीन दो तरह के होंगे, एक एंजाइम होगा और एक ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन होगा। या तो एंजाइम उसको तोड़ देगा, उसके जेनेटिक मटेरियल को, या हो सकता है कि वो जो अगर नहीं तोड़ पाया तो वो ट्रांसलेशन ही नहीं होने देगा वायरल प्रोटीन का। ठीक है, इस तरीके से आगे फर्दर वायरस का इंफेक्शन नहीं फैलेगा, और हम इस वायरस को फैलने से अपनी बॉडी में बचाते हैं, और इसीलिए इसको हमने क्या बोला, बैरियर। ठीक है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो आपका एनाटॉमिकल बैरियर होगा। सेकंड लाइन ऑफ बैरियर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर किस में आएगा, आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा। और अगर हम लोग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक बच्चों, ठीक है बेटा, ठीक है। तो कंटिन्यू ये जो मैं लेक्चर बेटा पढ़ाता हूं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपसे मजाक नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूं बेटा। तो आप ये समझते होंगे कि देखिए, ये चीज़ मेरे लिए भी बेटा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरे सामने कोई बच्चे नहीं होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अडेप्ट होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया हो बेटा, तो ज़रूर इसको अपने बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक बच्चों, और अगर और पसंद आया होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और हम लोग और भी अच्छा अच्छा पढ़ेंगे बेटा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।